हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे विस्मृति के बारे में। इसके कारणों के बारे में हम लोगों ने 2 वीडियो में चर्चा किया है। अब हम लोग यह जानेंगे कि विस्मृति को कम किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, किसी बात की कम स्मृति का अर्थ है उसे अधिक समय तक स्मरण में रखने या स्मृति में धारण रखने की क्षमता का न होना। अतः विस्मृति को कम करने या धारण शक्ति में उन्नति करने के लिए निम्नलिखित उपायों को प्रयोग में हम ला सकते हैं। इनको हम लोग आगे देखेंगे बिंदुवार, जिसमें से पहला बिंदु है पाठ की विषय वस्तु यानी कंटेंट मैटर। पाठ की विषय वस्तु क्या है, छात्रों के अनुकूल कितना है या प्रतिकूल है। अगर ये सारी बातें एक शिक्षक पहले से समझ लेता है तो वह विस्मृति की दर को कम करने में सफल हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कोलेसनिक के अनुसार पाठ की विषय वस्तु अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध और बालक के मानसिक योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की विषय वस्तु की गति और मात्रा बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त पाठ में आवश्यकता से अधिक तथ्य, तिथियाँ या विस्तृत सूचनाएं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी विस्मृति की गति और मात्रा बहुत तीव्र होती है। मतलब पाठ की विषय वस्तु अगर अर्थपूर्ण है, क्रमबद्ध तरीके से सरल भाषा में बनाया गया है और मुख्य रूप से छात्र के मानसिक योग्यता के अनुरूप बनाया गया है, तभी सही होगा। क्योंकि अगर इसमें कहीं से कुछ हेरफेर होता है, मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर गति भी कम जाएगी। मतलब गति भी कम होनी चाहिए और मात्रा भी कम होनी चाहिए। कम मात्रा के अगर कंटेंट कम है, मात्रा कम है, पाठ्य की विषय वस्तु कम या अर्थात सीमित है, छात्रों के अनुकूल है, तो वो उन बातों को सटीक तरीके से समझते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर छात्रों को 10 बातें पढ़ाई जाएं और बच्चे को केवल 5 बातें ही याद रहें, तो वह समय की भी बर्बादी है और छात्रों में विस्मरण की दर को बढ़ाने का भी हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि वह 5 बातों को सीखा है तो 5 बातों को भूल भी गया है। वहीं उन्हें केवल 5 बातें ही बताई जाएं जो उनके अनुकूल हों और उन्हें उन 5 बातों को स्मरण में रखने की क्षमता भी दिलाई जाए, तब हमें समय भी कम लगेगा, छात्रों को मेहनत भी कम लगेगा और विस्मरण की मात्रा भी काफ़ी हद तक कम होगी। तो यह इसी मात्रा की बात हो रही है। पाठ में अतिरिक्त तिथियाँ, तथ्य, मैटर्स या सूचनाएं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य या डेट्स, तिथियाँ या इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, ये सारा चीज़ विस्मरण वाली चीज़ें होती हैं। मतलब अगर ये सीमित है तो बच्चे को याद रहेंगी, ये एक मात्रा से ज़्यादा है तो बच्चे सारे भूलने लगते हैं, वो बातों को भी भूलने लगते हैं। इसलिए पाठ की विषय वस्तु जो है वह काफ़ी सीमित होना चाहिए, जो कहीं न कहीं छात्रों के अनुकूल हो, जिससे हम उनके विस्मृति की दर को कम कर सकें। दूसरा बिंदु है पूरे पाठ का स्मरण। बालक को पूरा पाठ सोच समझ कर ही याद करना चाहिए। होता क्या है कि कई बार आधा अधूरा पढ़ा जाता है, बच्चे भी ऐसा करते हैं कि आधा पढ़ लेते हैं और आधा बाद में पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो कंसेप्ट शुरुआती आधा पढ़ने के दौरान बना रहता है, जब वो बीच में उसे छोड़ देते हैं और आगे जब बाद में कभी पढ़ते हैं तो उनका जो भी उनके मानसिक वृत्ति बन गई रहती है या मन मस्तिष्क में जो चित्र बने रहते हैं पहले हिस्से के प्रति, वो सब बाद में भूल जाते हैं। इसीलिए जब तक उसे पूरा पाठ याद न हो जाए तब तक उसे स्मरण करने का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा काम साथ साथ होता रहना चाहिए। या ऐसा भी ना हो कि वह पाठ को आंशिक रूप से याद करे, मतलब पूरा ही याद करे, पूरा ही पढ़े। अगर वह ऐसा करता है, आधा अधूरा करता है या आंशिक रूप से करता है या हिस्सों में करता है, तो पाठ का भूलना अवश्य संभावी हो जाएगा। वहाँ पर बच्चा भूलेगा और विस्मरण बढ़ेगा। इसलिए एक पाठ एक बार में एक साथ पूरा पढ़ना चाहिए।
तीसरे बिंदु की ओर देखें, पाठ का अधिक स्मरण हो। पाठ को स्मरण कर लेने के बाद भी पाठ को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। इस बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि एक बार बच्चों को जब पाठ याद हो जाता है तो वह निश्चिंत हो जाता है कि अब हमको उसके बारे में कुछ नहीं जानना है, हम याद कर चुके हैं, स्मरण हो चुका है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ ख़त्म बातें नहीं हो जाती हैं। पाठ को स्मरण कर लेने के बाद भी पाठ को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। छोड़ देने से भी स्मरण होना स्वाभाविक है। इसका कारण बताते हुए मनोवैज्ञानिक नन ने लिखा है कि पाठ स्मरण हो जाने के बाद जितना अधिक स्मरण किया जाता है उतना ही अधिक वह स्मृति में धारण रहता है। इसीलिए स्मरण किए गए पाठ को न भूलें, इसके लिए उसका लगातार स्मरण करना आवश्यक है। तो छात्रों से ये काम करवाना भी आवश्यक है। एक और बिंदु है जो आपको मदद कर सकता है विस्मृति को घटाने में या कम करने में, वह है अवधान पर कार्य करना। पाठ को याद करने समय शिक्षार्थी को अपना पूरा ध्यान अपने शिक्षण पर केंद्रित करना चाहिए। हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य में अवधान का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर छात्र ध्यानपूर्वक अवधान के साथ किसी भी शिक्षण अधिगम कार्य को करता है तो शिक्षक पर केवल शिक्षण का दायित्व ही रह जाता है, अन्य गतिविधि का दायित्व नहीं रहता है और वह बड़ी सरलता से छात्र को समझा पढ़ा सकता है। यहाँ भी इसी बात को ध्यान में रखना है कि पाठ को याद करते समय शिक्षार्थी को अपना पूरा ध्यान अपने शिक्षण पर केंद्रित रहना चाहिए। अगर उसका ध्यान केंद्रित कर पाठ को याद किया जाए तब उसकी मात्रा व गति दोनों अधिक होगी, और अगर मात्रा और गति दोनों अधिक होगी तो स्मरण तेजी से होगा और स्मरण की मात्रा कमज़ोर होगी। तो हम लोग यही ध्यान देंगे कि अगर छात्र के भीतर स्मरण करने की मात्रा और गति दोनों गतिशील है, तेज़ी से हो रहा है, जितना अधिक हो सके, यह तेज़ी से अगर हो रहा है मतलब इनपुट अगर तेज़ी से जा रहा है तो आउटपुट भी अच्छा आएगा, कहने का यह तात्पर्य। तो अवधान पर कार्य करना शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर शिक्षक विस्मृति को कम करना चाहते हैं छात्रों के भीतर। अगले पॉइंट में जानेंगे विचारों सहचर्यों के नियमों का पालन। एसोसिएशन लॉ, यूज ऑफ एसोसिएशन लॉ होता क्या है कि पाठ याद करते समय बालक को विचार सहचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे नवीन तथ्यों और घटनाओं का पुराने तथ्यों और घटनाओं से संबंध स्थापित करना चाहिए। अभी जो बातें वह जान रहा है या पहले से जो बातें जानता है उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार वह उपयोग कर सकता है। अगर वह उन बातों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोग करने में सक्षम हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि वह विचार सहचर्यों के नियमों का पालन करने में भी सक्षम हो गया है। एक ही बात जो पहले वह सीख रखा है, अपने अनुभवों के आधार पर कमा रखा है या समझ रखा है, उसी अनुभव का प्रयोग करके नई चीज़ों को सीखना, उसी विचार का प्रयोग करके नए विचारों को सीखना ही विचार सहचर्य का नियम कहलाता है। और अगर छात्र यह कार्य करने में सक्षम होते हैं तब उन्हें स्मरण कार्य करने में बहुत कम समय लगेगा, गति और मात्रा दोनों तेजी में बढ़ेगा। अगला बिंदु है पूर्ण व अंतर्युक्त विधि का प्रयोग। बालक को पाठ याद करने के लिए पूरा और अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब एक बार में पूरा पढ़िए और अंतर उतना ही रखिए, बहुत कम अंतर होना चाहिए, स्पेस कम दीजिए। यानी खंड विधि और अंतरहीन विधि का प्रयोग न करें तो अच्छा है। खंड विधि मतलब बाय पार्ट आप मत पढ़िए, 2 हिस्से 3 हिस्से में करके। अगर एक बार में पूरा पढ़ते हैं, अगर सक्षम है इस कार्य को करने में, तो विस्मृति की दर घट जाती है, काफ़ी हद तक घट जाती है और कॉन्सेप्ट एक बार में ही समझ में आता है। और ज़रूरी बातें जो होंगी, कम से कम जो सारी बातों में जो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, वो सारी बातें स्मरण में रहती हैं। अगर विस्मरण होता भी है तो बहुत कुछ कमज़ोर बातें ही स्मरण में होता है। लेकिन अगर खंड में करते हैं, टुकड़ों में पढ़ाई करते हैं, एक ही चीज़ को एक विषय को, एक टॉपिक को कई हिस्सों में बांट कर करते हैं,
तब वहाँ यह समस्या आती है कि आप महत्वपूर्ण बातों को भी हर हिस्से में पढ़ने के दौरान भी भूल सकते हैं। अंतर्युक्त विधि से तात्पर्य है कि किन्हीं दो विषयों के बीच में अंतर को समझकर अध्ययन अध्यापन करना। इससे क्या होता है कि अगर आप वर्तमान में जो सीख रहे हैं वह और अंतर करने के लिए जो पुराना बिंदु आपने लिया है, जो आप पहले से जानते हैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, वह दोनों में जब आप अंतर करके पढ़ते हैं तो नया जो सीख रहे हैं वह उसमें गतिशीलता आती है, अस्थायित्व आता है और साथ ही पुराने वाले अनुभव के साथ उसका एक संबंध स्थापित हो जाता है। और इससे यह होता है कि जब कभी आप किसी एक बिंदु के बारे में, दोनों में से किसी एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे या आपको स्मरण को कहा जाएगा तो दोनों बातें स्मरण में आएंगी। अर्थात आप अपने पुराने अनुभव से ही नई चीज़ों को सीख रहे हैं। अंतर मिलाकर पढ़ना, एक दूसरे से अंतर करके पढ़ना, यह काफ़ी पुरानी पद्धति है और बड़ा सटीक भी माना जाता है। अगर इस प्रकार पठन पाठन होता है तो विस्मरण की दर बहुत घटती है। व्यवहारिक रूप से यह अंतर्युक्त पढ़ाई जो है वह काफ़ी उचित है। और अगला बिंदु है सस्वर वाचन, मतलब बोलकर पढ़ना, लाउड रीडिंग। छोटे बच्चों के लिए बड़ा उपयुक्त जो होता है। बालकों को पाठ बोल बोल कर स्मरण करना चाहिए। इसका कारण यह है कि सक्रिय सस्वर वाचन के पश्चात विस्मरण की गति भी धीमी होती है। देखिए, जो किसी भी भाषा को सीखने के जो 4 हिस्से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, में छात्र सामान्यतः एक बार में 1 या 2 काम कर पाता है, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। किंतु स्मरण के दौरान अगर छात्र कम से कम 2 हिस्सों को एक साथ करे, अर्थात बोलना और पढ़ना अगर एक साथ करे तो तीसरा हिस्सा स्वयं हो जाता है, वह है सुनना। यानी कि 4 हिस्से में से 3 हिस्से, शिक्षण के जो 4 आयाम हैं उसमें से 3 आयाम एक साथ अगर सक्रिय है, 3 ज्ञानेंद्रियाँ एक साथ सक्रिय हैं तो शिक्षण में गतिशीलता आना भी स्वाभाविक है। इसीलिए कहा जाता है कि पाठ को अगर बोल बोल कर पढ़ा जाए तो इससे मुंह, कान और हमारा दिमाग सारा एक साथ काम करता है। तो इस प्रकार सस्वर वाचन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों से सस्वर वाचन करवाया जाता है और इससे विस्मरण की गति भी धीमी होती है। और आखिरी बिंदु है जो विस्मरण को प्रभावित करती है, वह है पुनरावृत्ति, यानी रिपीटेशन। पाठ को स्मरण करने के बाद बालक को थोड़े थोड़े समय के उपरांत पाठ को दोहराते रहना भी आवश्यक है। निश्चिंत नहीं होना चाहिए, कभी भी निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे फलना पाठ याद हो गया या स्मरण में है। पाठ की जितनी भी अधिक पुनरावृत्ति की जाती है वह उतना ही अधिक देर से भूलता है। बार बार याद होगा तो भूलने वाली जो भी मात्राएं होती है या भूल गए होंगे बात, वो वापस फिर से याद आ जाते हैं। पुनः अधिगम स्मृति चिन्हों को सजीव बनाता है। जो भी स्मृति चिन्ह पहले से बन चुका हुआ है, भले ही बाद में आप उसे भूल गए हों, लेकिन अगर पुनः स्मरण करते हैं तो वही स्मृति चिन्ह जो पहले बने हुए थे और आप भूल गए थे, वो फिर से आपके सामने आ जाते हैं और विस्मरण की मात्रा को कम करता है। तब आप कहते हैं कि अरे ये तो मुझे याद था, भूल गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन उपायों का प्रयोग करके हम छात्रों को उनके भीतर विस्मरण की दर को कम कर सकते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में नवीन चीज़ों को सिखाने पर बल दे, उन्हें संतुलित रूप से सिखाए, संवेगात्मक संतुलन बनाए रखे, मानसिक दृढ़ और संघर्ष को दूर करे। अगर ऐसा शिक्षक करने में सफल होता है तो विस्मृति भी स्वाभाविक रूप से कम ही होगी और बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे किसी दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। विस्मृति के 3 हिस्सों को अच्छे से समझें, पढ़ें। इसमें कोई समस्या आए तो कमेंट करें, मैं उस पर ध्यान दूंगा। धन्यवाद।